गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण से लिया गया है और 100 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता संपादकीय से लिया गया है। रीज़न आप सभी को पता है कि जागरण में कम शब्द होते हैं एंड जनसत्ता में ज़्यादा शब्द होते हैं, तो 80 में 5 मिनट कवर हो जाता है जागरण से और 100 शब्द प्रति मिनट कवर हो जाता है जनसत्ता से, यानी 5-5 मिनट के डिक्टेशन हो जाते हैं। अगर हम यही 100 का यानी जागरण को 80 से करेंगे तो 6 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा और 100 शब्द प्रति मिनट जागरण को करेंगे तो 5 मिनट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, डिक्टेशन 4 मिनट में ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। हाँ, डिक्टेशन से पहले आउटलाइंस की एक झलक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिक्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले दैनिक जागरण की आउटलाइन दी जाती है, फिर उसके बाद जनसत्ता की। वीडियो को पॉज करके आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो लिखने से पहले, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया ही जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिना किसी शुल्क को अदा किए हुए इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 संपादकीय प्रतिदिन सुबह 7 बजे अपलोड किया जाता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। तो सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट का स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट का। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। विपक्ष के रवैये से यही स्पष्ट हो रहा है कि चीन को लेकर संसद में हंगामा जारी रहेगा, जहां विपक्ष तवांग में चीनी सेना से झड़प के बाद चीन से लगती सीमा पर वस्तु स्थिति को लेकर चर्चा चाह रहा है, वहीं सत्ता पक्ष रक्षा मंत्री के वक्तव्य को पर्याप्त बता रहा है। यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसी तरह गतिरोध जारी रहा तो इससे दुनिया को यही संदेश जाएगा कि चीन को लेकर भारत का राजनीतिक नेतृत्व एकजुट नहीं। यह अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि इस विषय पर पक्ष विपक्ष को न केवल एकजुट होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। यह स्थिति न केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच के अविश्वास को प्रकट करती है, बल्कि यह भी रेखांकित करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भी वे एक सुर में बोलने को तैयार नहीं। इसका लाभ चीन उठा सकता है, जो अपनी हरकतों से देश के मनोबल को प्रभावित करना चाहता है। पैरा। चीन के इस कुटिल इरादे को पक्ष विपक्ष के नेताओं को भांपना चाहिए और उन्हें एक सुर में उसे जवाब देने के लिए आगे आना चाहिए। राजनीतिक दलों को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि चीन के मामले में उनके मतभेदों का लाभ उठाने वालों में वैश्विक मीडिया का भी एक हिस्सा है। वह तवांग की घटना को मनचाहे तरीके से और तथ्यों को
तोड़ मरोड़ कर पेश करने में लगा हुआ है। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि हमारे राजनीतिक दल दलगत राजनीति के फेर में संसद के भीतर अथवा बाहर ऐसा कुछ करें जिससे चीन को उस असहज स्थिति से बाहर आने का अवसर मिले जिसका सामना उसे तवांग में हमारे सैनिकों के पराक्रम के चलते करना पड़ा। जब चीनी सैनिकों की एक बार फिर पिटाई हुई और उससे कुछ कहते नहीं बना, तब राहुल गांधी का यह कहना समझ नहीं आया कि अरुणाचल में हमारे सैनिक पिट रहे हैं। आखिर मोदी सरकार को कोसने के चक्कर में उन्होंने सेना का अनादर क्यों किया? पैरा तवांग की घटना के बाद पक्ष विपक्ष के राजनीतिक दलों के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप कुल मिलाकर चीन को सहज होने का अवसर प्रदान कर रहा है। इससे हर हाल में बचा जाना चाहिए, क्योंकि इस समय आवश्यकता इसकी है कि चीन के साथ विश्व समुदाय को यह संदेश दिया जाए कि चीनी सेना की अतिक्रमणकारी हरकतों का सामना करने के लिए भारत राजनीतिक रूप से भी एकजुट है। एकजुटता का यह संदेश तभी जाएगा जब चीन से निपटने के मामले में हमारे राजनीतिक दलों में आम सहमति नज़र आएगी। उचित यह होगा कि सत्ता पक्ष इसके लिए जतन करे कि चीन के मामले में विपक्ष आम सहमति की राह पर चलने के लिए तैयार हो। यह दोनों पक्षों में संवाद से ही संभव होगा। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। आपको बता दें, यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी CND के स्किल की, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इत्यादि बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके स्पेशल आप डिक्टेशन एंड वेबसाइट में पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है और उसमें आपको सारे डिक्टेशन एंड प्रीवियस जितने डिक्टेशन अपलोड हैं, कुछ बुक्स के डिक्टेशन हैं इत्यादि, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें या फिर हमारे वेबसाइट पर विजिट करें, हैप्पी स्टेनोग्राफी। अगर डेमो लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से डेमो ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है डेमो में तो आप हमें मैसेज करें, ताकि हम आपको दूसरी डेमो आईडी जनरेट करके दे सकें और ज्वाइन करने से पहले आप डेमो ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। देश में शिक्षा की सूरत में सुधार के लिए सरकारों ने समय समय पर अनेक कदम उठाए और समाज के सभी तबकों तक पढ़ाई लिखाई की पहुंच बनाने के लिए विशेष नियम कायदे बनाए। मगर सच यह है कि तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद आज भी गरीब परिवारों के बच्चे भारी तादाद में स्कूलों से बाहर हैं। अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई परिवार अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करने की इच्छा से निजी स्कूल में दाखिला कराना चाहता है, तो उसकी राहों में कई तरह की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। पैरा
ऐसा उन निजी स्कूलों की ओर से भी किया जाता है जिनके लिए बाकायदा कानूनी तौर पर यह नियम को पालन करना जरूरी बनाया गया है कि वे अपने यहाँ कुल दाखिलों में कुछ खास हिस्सा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए सुरक्षित रखेंगे। गरीब बच्चों को दाखिले से वंचित करने के ऐसे लगातार मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में साफ तौर पर कहा कि निजी स्कूलों को 25% सीटों पर कम आय वर्गों के बच्चों को दाखिला देना ही होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ तौर पर कहा कि उन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए जो शिक्षा का अधिकार कानून के उल्लंघन में लिप्त पाए गए हैं। पैरा सवाल है कि शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम के लागू होने के करीब 12 साल बाद भी यह स्थिति क्यों है कि किसी अदालत को यह याद दिलाना पड़ रहा है कि इस कानून का उल्लंघन हो रहा है और सरकार इसे सख्ती से लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए। आरटीई कानून के प्रावधानों के मुताबिक कक्षा में घोषित कुल सीटों में से 25% पर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए। पैरा लेकिन अगर निजी स्कूलों में इस नियम का खुला उल्लंघन हो रहा है तो इसकी वजह क्या है और सरकार को इतने गंभीर मामले पर अपनी ओर से सक्रिय होना और समय पर कार्रवाई करना क्यों जरूरी नहीं लगा। ऐसे में अदालत ने उचित ही निजी स्कूलों के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई और शिक्षा का अधिकार कानून पर अमल के लिए सख्ती बरतने को कहा। पैरा अदालत की यह टिप्पणी अहम है कि देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है मगर सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता अभी हमसे दूर है। अब वक्त आ गया है कि न्यायपालिका लोगों तक पहुँचे न कि लोगों के इसके दरवाजे पर पहुँचने का इंतज़ार किया जाए क्योंकि गरीब बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार का लाभ उठाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने को मजबूर किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने अपने कामकाज में सबसे ज़्यादा प्रचार इस बात का किया है कि उसने यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए हैं, सभी तबकों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित की है और इसकी समूची तस्वीर बदल दी है। पैरा मगर इसके समांतर यह हकीकत क्यों है कि गरीब या वंचित तबकों के बच्चों को अपने शिक्षा के अधिकार बाधित होने की वजह से अदालत की शरण में जाना पड़ रहा है। सस्ती दर पर ज़मीन हासिल करने वाले स्कूल अब तक नियम कायदों की अनदेखी करते हुए गरीब तबकों के बच्चों को उनके अधिकार से वंचित रखते हैं। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले निजी स्कूलों में इस नियम पर 100% अमल सुनिश्चित करे। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और अगर आप यहाँ जो लिखा हुआ है SSC CND UPSI MPSI MPSC RSM SSB राजस्थान विधानसभा रिपोर्टर इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं
तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जब PDF भेजी जाती है उसमें यहाँ पे सब लिखा गया है। PDF पे ही आप जो ब्लू कलर का हैप्पी स्टेनो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमें डायरेक्टली वहाँ से मैसेज कर पाएंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पे दिया गया है और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आप क्लिक करके यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।